अच्छा स्टूडेंट्स, आज के जो पेपर है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था हम फरवरी मार्च 2023 का पेपर हमने डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जरा एक्टिव होकर बैठना है, ठीक है? और आप लोगों ने इसके खुद भी सॉल्व करना है। दी पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग बेटा ये स्केल है जिसमें आप एलिमेंट्स को रखते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बताते हैं। मतलब ये स्केल स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 से 4। ठीक है, पॉलिंग स्केल। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको आप 4 का नंबर देंगे, और जो इस तरह कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको 3.5, और कम होगा 3, और मतलब इस तरह भी हो सकता है 3.4, 3.2। लेकिन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जो आपने नंबर असाइन किया हुआ है वो 4 है, और वो फ्लोरीन का है। ठीक है, और अब मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। बेटा माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में ये बात सुन लें कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिस तरह लिथियम है, ब्रिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 3 प्रोटॉन, 4, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7, 8 और 9। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। ठीक है, और क्यों बढ़ती है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और एटॉमिक साइज कम हो रहा है। तो ये दो चीजें याद रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पर। जितना आपके एटम का साइज छोटा होगा ना, जितने एटम का साइज छोटा होगा उतना उस एटम का न्यूक्लियर पुल ज्यादा हो जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होती है ना, देखो ये दो एटम्स ने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो क्लोरीन जो है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा क्योंकि इट हैज मोर न्यूक्लियर पुल। तो अब बेटा हम क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है। अच्छा, एलिमेंट्स देखें। हाइड्रोजन है, लिथियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, लिथियम की 1.0, कार्बन। अच्छा, ये इसने ना डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हुए हैं, कुछ सेकंड पीरियड के लिए हुए हैं, कुछ इसने लिए हुए हैं आपके थर्ड पीरियड के, तो ये डिफरेंट है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी उसने बेटा बताई हुई है आपको। एक मिनट बेटा, ये साथ साथ आप लोग जो एक बच्चे का मैसेज आ रहा है मैं देख लूं क्या कह रहा है वो। अच्छा, अच्छा जी। अब वो सबसे पहले कह रहे हैं कि डिफाइन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो एबिलिटी ऑफ एन एटम या पावर ऑफ एन एटम, ability of atom to attract the shared pair of electron toward itself। देखो इस तरह है, ये HCl का मैंने जो आपको एग्जांपल दी ना, क्लोरीन। अब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि इट हैज मोर न्यूक्लियर पूल, तो ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि ऑक्सीजन एंड सल्फर आर इन ग्रुप 16। Explain the difference in Pauling electronegativity value of oxygen and sulfur। हाँ जी, देखें ये ऑक्सीजन है और ये सल्फर है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो ग्रुप 6 है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलेरियम एंड पोलोनियम। पर आपको एक शुरू में ही मैंने एक चीज बता दी थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज में इनवर्स रिलेशन है। जितना एटम का साइज छोटा होगा ना, जितना एटम स्मॉल साइज का होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन और सल्फर में देखो, स्मॉल साइज कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, और जितना एटम बिगर साइज का होगा ना उसके शील्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगा। तो ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी है भाई। ऑक्सीजन के पास ना 2 शेल हैं, सल्फर के पास बेटा 3 शेल हैं, तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगा, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स को और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को कम खींचेगा। तो कह रहा है कि ये डिफरेंस बताओ कि ऑक्सीजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो ये डिफरेंस एक तो उनके एटॉमिक साइज की वजह से आ रहा है। तो आप ये बताएंगे कि ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन हैज 1 लेसर शेल देन सल्फर। ठीक है, और दूसरी बात बेटा आपने ये बतानी है कि
ऑक्सीजन का एक तो शेल कम है, जब शेल कम हो जाएगा तो उसकी शील्डिंग इफेक्ट भी कम होगी ना, सो इट हैज लेस shielding effect, so it attracts the, therefore oxygen's nucleus has greater attraction। इसलिए बेटा इसकी ग्रेटर अट्रैक्शन है क्योंकि ऑक्सीजन का एक शेल कम है सल्फर के मुकाबले में, शील्डिंग इफेक्ट कम है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का न्यूक्लियस ग्रेटर अट्रैक्शन शो करेगा किस पर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पर। अगला देखें जी, LiH इज आयोनिक कंपाउंड, ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस। तो LiH में सबसे पहली चीज आप ये देखो कि लिथियम इज प्लस, हाइड्रोजन इज माइनस। लिथियम प्लस है, वैसे लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैसी होनी थी, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 1, और हाइड्रोजन की होनी थी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो 1, लेकिन लिथियम जो है अपना आउटर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाइड्रोजन को दे देगा, तो लिथियम चला जाएगा 2 में, और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद H-1, इसके भी आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपने इसका डॉट एंड क्रॉस बनाना है बेटा, तो पहले पॉजिटिव लिथियम आ जाएगा, कह रहा ड्रॉ ऑल इलेक्ट्रॉन, एक एक ही तो शेल है दोनों के पास अब, और ये आपका हाइड्राइड है, ये हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन, ये इसने लिथियम से गेन किया हुआ है, तो ये है जी डॉट एंड क्रॉस, ठीक है। अच्छा अब आ जाए, suggest the shape of a molecule of H2S। बेटा H2S के बारे में याद रखें, जब भी वो शेप पूछेगा ना तो आप पहले इसका डॉट एंड क्रॉस बनाए। सल्फर 6 ग्रुप में है, राइट, तो इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 हाइड्रोजन हैं, एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा। तो बेटा इसकी लीनियर शेप हो सकती है, क्या हम कह सकते हैं H2S ऐसे होगा, बताओ लीनियर हो सकती है इसकी शेप? नहीं, लोन पेयर आ गए ना भाई, लोन पेयर की वजह से इसकी नॉन लीनियर शेप होगी, ये इस तरह बेंड हो जाएगा। लोन पेयर आपको पता है ना, ऑक्यूपाई मोर स्पेस, तो इसकी शेप क्या होगी, नॉन लीनियर शेप, नॉन लीनियर शेप या बेंड शेप या वी शेप, जो मर्जी आप कह दें। अच्छा, राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो वो सब्सटेंस गैसियस एटम में होना चाहिए। देखो इस तरह करना है, कोई बच्चा H2 मत लिखे, H2 इज अ मॉलिक्यूल, जब भी आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है गैसियस एटम होना चाहिए, तो H, ये H प्लस, और ये साथ में एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये होगा जी आपका first ionization energy। Explain why there is no information given in the table 1.1 for the second ionization energy of hydrogen। हाँ जी भाई, हाइड्रोजन हैज, अच्छा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में आप बताएंगे कि हाइड्रोजन आयन हैज नो इलेक्ट्रॉन। अब तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना इसके पास, H प्लस बन गया ना एक दफा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई है, तो H प्लस के पास अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, तो H प्लस हैज नो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है भाई, हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, गिव द फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S2 प्लस। सल्फर की बेटा इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है, लेकिन S2 प्लस का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की करनी है आपने, 14 की करनी है, जस्ट लाइक सिलिकॉन, सिलिकॉन की तरह होगी इसकी। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2, ठीक है जी, खत्म, जस्ट लाइक सिलिकॉन। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन SO2 एंड H2O। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेटा पूछ रहे हैं, SO2 और वाटर का रिएक्शन। याद रखें SO2 कौन सा ऑक्साइड है, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक बेटा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। याद रखें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, ये क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर, तो इसलिए अब जो इनका रिएक्शन होगा तो कहीं एसिड बनेगा, क्या बनेगा जी, एसिड बोलिएगा। H2SO3, ये क्यों गलती करते हैं भाई सब बच्चे, H2SO3, H2SO4 उस वक्त बनता अगर मैं SO3 का रिएक्शन करवाता, देन H2SO4 बनता। अच्छा आगे देखें, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ SO2 विद NaOH। NaOH और SO2 का रिएक्शन करवाना है आपने, तो ये जी आपके पास SO2। अब SO2 के नेचर क्या आपको भी बताया, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक, और NaOH क्या है, बेस है, तो लिहाजा इनका रिएक्शन बनता है, एसिड बेस रिएक्शन है। क्या बनेगा जी, कोई सल्फेट या सल्फाइड टाइप बनाए ना, ऐड कर दें चले चीजों को, Na2SO3, और साथ में बनेगा वाटर,
और ये देखें 2 सोडियम है तो यहाँ 2 N लगा दें, ये बनेगा आपके पास। ये इस तरह है जी, SO2 है और NaOH आपने 2 मोल अगर लिए हैं, ये बनेगा Na2SO3, सॉरी ये Na2SO3 और साथ में वाटर बन गए, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। ये बेटा, जी बेटा, सर SO हमारे पास H2O तब बनेगा जब we have SO3 on the right hand side. SO4 बनाने के लिए आपके पास सल्फाइड होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रही हैं। सल्फेट डायरेक्टली नहीं बनेगा बेटा, सल्फाइड जो होता है ना, सल्फाइड, उससे, इसको सल्फाइड बोलते हैं। Na2SO3 जो मैंने बनाया है ना बेटा, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। अगर आपने सल्फेट बनाना है तो आपको सल्फाइड के अंदर ऑक्सीजन और वाटर ये चीजें ऐड करनी होंगी, तब जाकर सल्फेट बनता है। सल्फेट डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले सल्फाइड बनता है, देन आप इससे आगे सल्फेट बनाते हैं। यही क्वेश्चन है ना आपका? Yes sir. Okay, thank you. अच्छा, अब देखिए, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ CO2 एंड MgOH होल ट्वाइस। अब ये भी बेटा एसिड बेस्ड रिएक्शन है। CO2 इज अ गैस, CO2 गैस है, MgOH होल ट्वाइस इज बेस। अब इसको अगर आप इस तरह देख लो, अगर मुश्किल लग रहा है तो MgOH ऐसे है ना, इसको जरा ओपन करो तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए जी? हाँ जी, शाबाश। मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये देखो MgCO3, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, H2O, एसिड बेस रिएक्शन है ना, सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो ये बन रहा है जी। MgOH होल ट्वाइस था ना, तो CO2 से रिएक्शन होगा, CO2 एसिडिक और MgOH होल ट्वाइस बेस, तो सॉल्ट बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट और वाटर। अच्छा, नेक्स्ट उस पर आए। कह रहे कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग अ टिक टू शो व्हिच ऑफ द कंपाउंड हैव मॉलिक्यूल विद एन ओवरऑल डाइपोल मोमेंट। बेटा कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है? डाइपोल मोमेंट मीन if there is a dipole moment then molecule is polar, if there is a dipole moment then molecule is polar। तो आपने बताना है which molecule is polar। कार्बन डाइऑक्साइड में देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में देखो, ये जो ऑक्सीजन है ना, जरा गौर से देखिएगा, ऑक्सीजन इज अट्रैक्टिंग द कार्बन इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो ये इसका, अच्छा, डायपोल का ना एक फॉर्मूला होता है, डायपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय आर, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्यों बता रहा हूं, इसलिए कि जब आप बेटा इसकी वैल्यूज पुट करते हैं ना, क्यू की जगह चार्ज, आर की जगह डिस्टेंस, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी। सपोज करते हैं आपके पास वैल्यू आ रही है +0.59 सपोज। लेकिन अगर आप इस साइड पर देखो तो भाई एक और ऑक्सीजन ऑपोजिट डायरेक्शन में कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो अगर आप इसके लिए डायपोल, इसके लिए आ रहा है 0.59 अगर, तो इसके लिए भी डायपोल आएगा, लेकिन वो माइनस में आएगा फिर, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी है ना। तो इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा? नेट डायपोल 0 होगा। तो हम तो बस आपको जुबानी बता रहे होते हैं ना भाई कि दो ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कैंसिल आउट ईच अदर, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट नहीं है भाई। आपने सिर्फ टिक लगाना, वहां लगाना है जहां डायपोल मोमेंट होगा। अच्छा, कार्बन डाइसल्फाइड का भी नहीं होगा। देखो यहां पर भी आप अगर इसका डॉट एंड क्रॉस बनाओ ना कार्बन डाइसल्फाइड का, तो ये जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है। ये देखो ऐसे है। क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर होगा? जरा चेक करके बताएं, क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर है बेटा? तो बताइएगा। हाँ, नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि यहां पर भी डायपोल्स कैंसल आउट हो रहे हैं। जिस, एक निशानी बताता हूं, जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो ना, लोन पेयर, वो हमेशा पोलर होता है। अगर मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होगा वो हमेशा पोलर होगा। अब देखो यहां पर देखो, क्या इसके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होगा? कार्बन के पास 4 बॉन्ड पूरे बना रहे होगा, हाँ, लेकिन यहां पर डायपोल कैंसिल नहीं हो रहे, ये मसला है। डायपोल भी कैंसिल होने चाहिए ना। यहां पर अब देखें, ये दो तो हमने जीरो कर दिया ना, ये दो जीरो कर दिए, क्योंकि यहां पर सल्फर इधर इलेक्ट्रॉन खींच रही है इधर, तो डायपोल्स कैंसिल आउट। इन दोनों का तो नहीं है, लेकिन इन दोनों का होगा। कैसे होगा जरा सुने। सल्फर डाइऑक्साइड में डायपोल्स कैंसिल आउट नहीं हो रहे भाई। आपको देखने में ऐसे लग रहा है कि इसके डायपोल कैंसिल आउट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। असल में सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे है, वी शेप है। क्यों? सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर है, सल्फर है 6 इलेक्ट्रॉन्स, आप चेक कर सकते हो। तो लोन पेयर होने की वजह से, अब देखो ना, ये डायपोल्स तो कैंसिल आउट नहीं होंगे ना, तो इसका डायपोल होगा। इसी तरीके से पर ये बताओ कि ये जो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है, सल्फर कार्बन के इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है, क्या दोनों इक्वल फोर्सेस हैं?
या इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ भी डाइपोल कैंसिल आउट नहीं होंगे, इसका भी डाइपोल मोमेंट होगा, और ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट 150 डिग्री and 103 kilopascals, all of the compound listed in the table 1.2 are gases. Under this condition, 0.284 gram of one of the compound occupies volume. This use this information to calculate the MR of this compound. Identify the compound of those given in table 1.2. Show your working. देखो आपको देख वैसे आइडिया हो जाना चाहिए, टेम्परेचर गिवन, प्रेशर गिवन, वॉल्यूम गिवन, मैस गिवन, एमआर पूछ रहा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये फॉर्मूला लगने जा रहा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो आइडियल गैस के लिए था। और इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है, प्रेशर किस में होना चाहिए, पास्कल्स में, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, क्यूबिक मीटर में, एन क्या है, मोल्स है, आर कांस्टेंट वैल्यू है, टी क्या है, टेम्परेचर है इन केल्विन। तो सबसे पहले बेटा वैल्यूज को कन्वर्ट करो। यहाँ पर ये 150 है, तो टेम्परेचर को जरा कन्वर्ट करो ना, टेम्परेचर किस में चला जाएगा, 150 के अंदर 273 ऐड कर दो, क्या बनेगा, 273 ऐड कर दो भाई, 423 केल्विन। अच्छा, ये जो प्रेशर है ये किलो पास्कल्स में है भाई, ये पास्कल्स में होना चाहिए, ये है 103 किलो पास्कल्स, तो इसको पास्कल्स में लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, 103 टाइम्स 1000 पास्कल्स, है ना। अच्छा, इस तरह बेटा कि जो वॉल्यूम है ये क्यूबिक सेंटीमीटर में है, इसको किस में होना चाहिए, क्यूबिक मीटर में होना चाहिए। तो याद रखना, क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक मीटर में जाने के लिए आप डिवाइड करते हैं 10 रेज टू पावर 6 से, कि क्यूबिक मीटर इज द बिगर यूनिट। अच्छा, अगर क्यूबिक डेसीमीटर होता ना यहाँ पर, तो उससे क्यूबिक मीटर में जाने के लिए आपने डिवाइड करना था 10 की पावर 3 से, मतलब 1000 से डिवाइड करना था, लेकिन क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक मीटर में जाने के लिए 10 की पावर 6, तो ये बेटा आप कहोगे 127 टाइम्स 10 रेज टू पावर -6, ठीक हो गया, डिवाइड करेंगे तो ऊपर लेकर आ गया। और बेटा आपके पास अब क्या है, अब आप बेटा इन वैल्यूज को पुट करो जल्दी से, शाबाश, आंसर आ जाएगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन को बेटा ओपन कर लेना, एन आपके पास नंबर ऑफ मोल है, तो ये मैस इन ग्राम ओवर एमआर, और आरटी आपने ना बेटा ये निकालना है, एमआर निकालना है, तो इसको मैं अपना सब्जेक्ट बनाता हूं, एमआर इज इक्वल टू स्मॉल एम आर टी डिवाइडेड बाय पीवी। अब वैल्यूज पुट कर दो और आंसर निकालो। एमआर मैस कितना है जी, 0.284, आर कांस्टेंट होगा, गिवन होगा, पीछे आप देख सकते हैं 8.31, टेम्परेचर इन केल्विन है 423, डिवाइडेड बाय पी कितना है प्रेशर, ये है जी 103 टाइम्स 1000, और वॉल्यूम कितना है 127 टाइम्स 10 रेज टू पावर -6, तो एमआर बेटा आपके पास आ जाएगा। बताओ जी क्या एमआर आ रहा है, कैलकुलेट कीजिएगा जल्दी से। ये आ रहा है जी 76.3, और ये किसका एमआर है, आप ऊपर चेक कर सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड का। दिस इज द एमआर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CS2, तो दिस इज द आंसर। ओके बेटा, अच्छा आगे चलते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। कह रहे ग्रुप टू जो आपके एलिमेंट्स हैं फ्रॉम मैग्नीशियम टू बेरियम आर ऑल सिल्वरी वाइट रिएक्टिव मेटल्स। ड्रॉ लेवल डायग्राम टू शो द बॉन्डिंग। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, वो बेसिकली कह रहा है कि आप मेटल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो ओ लेवल्स का क्वेश्चन है भाई, जो इसने ए लेवल्स में दिया हुआ है। मेटल के स्ट्रक्चर की कंपोजिशन क्या है, मेटल किन दो चीजों से मिलकर बना होता है, पॉजिटिव आइन है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, तो इसमें होगा बेटा ये पॉजिटिव आइन, ठीक है, पॉजिटिव आइंस, ये आप पॉजिटिव आइन डालोगे, क्योंकि मेटल्स पॉजिटिव आइन, एंड सराउंडेड बाय डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, और बेटा इसमें ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन आप डाल दोगे जी, ये ऐसे लेबल करना है, ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, यहां लिख दोगे आप ये पॉजिटिव आइंस हैं, ये है जी आपके पास delocalize electrons। अच्छा, why magnesium has higher electrical conductivity than sodium। देखो मेटल्स में करंट क्यों पास होता है भाई, मेटल्स में करंट पास होता है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से, जितने डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो बताओ जी यहाँ पर जो
क्वेश्चन है कि व्हाई मैग्नीशियम हैज हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन सोडियम। सोडियम के पास +1 है, एक डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास कितने हैं? +2। तो आप सिंपल ये लिखेंगे कि मैग्नीशियम हैज मोर नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड कोल्ड वाटर। बहुत आसान है, याद रखिएगा एक चीज कि जब भी मेटल और वाटर का रिएक्शन होता है ना तो हाइड्रोजन गैस बनती है। अच्छा, इसको इस तरह मैं जरा कंपैरिजन करता हूं, दो रिएक्शन है बेटा, जरा इनको जरा गौर से देखिएगा। मेटल ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन और मेटल का। उसने मेटल का पूछा है। जब भी मेटल का रिएक्शन होगा ना तो मेटल इस H को रिप्लेस करेगा, H निकलेगा तो आपको यहां से याद रहेगा भाई कि हाइड्रोजन गैस ने बनना है, तो ये बनेगा MgOH होल ट्वाइस और साथ में H2 गैस। इस तरह कर दो। लेकिन जब मेटल ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होगा तो क्या होगा बताइएगा जी, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है भाई, मेटल ऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन में क्या होगा बेटा, बोले ना। मेटल ऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन में क्या होगा भाई, शाबाश बोलिएगा। सर सारा तो इसमें मैग्नीशियम वाटर हाइड्रोक्साइड बनेगा। बनेगा। सर हाँ हाइड्रोजन इसमें की जगह देखो, वाटर हाँ बन जाएगा। जी बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर ना नहीं नहीं वाटर नहीं बनेगा, क्या कर रहे हो भाई। मैं कह रहा हूँ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब दो रिएक्शन है ना, इसमें जरा डिफरेंस देखो। ऊपर वाला जो उसने रिएक्शन पूछा है वो मेटल का पूछा है और वाटर का पूछा है, मेटल प्लस वाटर, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। कैसे याद रखना है, मैंने आपको निशानी बताई, क्योंकि मेटल इस H को रिप्लेस करेगा, वाटर के H को, तो वहां से H2 निकल जाएगा। लेकिन आप अगर मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हो तो मेटल ऑक्साइड में सर ये बी देखो। जी बेटा, पार्ट बी में इक्वेशन बैलेंस तो नहीं नहीं है, वो अपना फुल O2 नहीं है ना, N2H2। ये कर लेते हैं बेटा, बैलेंसिंग तो कर लेते हैं, लेकिन आप जो मैं बात बता रहा हूँ जरा उसको देखो, ये बैलेंसिंग अभी हो जाएगी। ये लो, ये आपके पास बन गया 2H2O। और अब देखो हो गई बैलेंस। जी बेटा, जी 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 सर। अच्छा अब बेटा मेरी बात सुने कि ये जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड और वाटर है, इसमें देखो कितने OH हैं, ये बताओ, ये OH कितने नजर आ रहे हैं आपको जो मैंने मार्क किए हैं। दो। तो बस इसमें मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनता है भाई, साथ में और कुछ नहीं बनता, ये बात समझ लो। क्योंकि आप लोग, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, जब हम बच्चों के मॉक चेक करते हैं तो उसमें ये गलती बहुत होती है कि मेटल ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन है, वहां भी हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो भाई वहां नहीं बनती, सिर्फ हाइड्रोजन गैस बनती है जब मेटल और वाटर का रिएक्शन होता है। अच्छा अब आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे आइडेंटिफाई अ सिंगल रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश सेपरेट सैंपल ऑफ डाइल्यूट मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड डाइल्यूट बेरियम नाइट्रेट। अच्छा बेटा, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो ओ लेवल से आप याद करते आ रहे हैं। आपको पता है कि बेरियम को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, बेरियम, चलिए ये बताएं, कौन से सल्फेट्स वाटर में हल नहीं होते? लेड नाइट्रेट, बेरियम, सॉरी सर लेड वो सल्फेट, अपना हाइड्रोक्साइड बेरियम में सल्फेट। अपना सल्फेट में इंसॉल्युबल होगा। जी आप बताएंगे कि कौन से सल्फेट वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो आप कहेंगे लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट वाटर में सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
Can anyone hear, sir? And is the screen working?
जी बेटा सॉरी, आप जैसे ही बेटा नेट ना आए आप मुझे फौरन मैसेज किया करें। मुझे तो भी ये फातिमा का मैसेज मिला है तो मैंने देखा है, तो अभी जरा बेटा चेक कीजिएगा, अभी जरा चेक कीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है बेटा, बताइएगा। यस सर। जैसी जैसी नेट चला जाए तो फौरन बता दिया करें, ये वैसे मसला नहीं करता, मैं अपनी ताकि पोजीशन वगैरह चेंज करूं। अब देखिए मेरी आवाज आ रही है बेटा, यस सर। यस सर। और मुझे ये बताएं ये कहां तक हम चले थे बेटा, मुझे जल्दी से बताएं आपने आखिरी बात क्या सुनी है ताकि मैं उसको रिपीट करूं बेटा। सर काफी ऊपर जी बेटा दोबारा बोलिएगा, आखिरी बात क्या सुनी है। सर आप बेसिकली रिएक्शन करवा रहे थे चलें जी, मैं दोबारा से करता हूँ, मैं इसको दोबारा से करता हूँ बेटा। ये ले मैं सारा रब कर रहा हूँ, दोबारा से करता हूँ, जरा देखिएगा। मैंने सारा रब कर दिया, ठीक है। देखिए जी क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये था कि कंपाउंड एक्स एनहाइड्रस ग्रुप 2 ब्रोमाइड है। वो क्वेश्चन हमारे तकरीबन 5 चले बेटा मैं फिर से कर रहा हूँ बस, ठीक है। ये XBr2 है, क्योंकि बेटा ग्रुप 2 है ना, तो मतलब अब ग्रुप 2 का ब्रोमाइड ऐसे होता है ना, कैल्शियम ब्रोमाइड, तो इसलिए हमें ग्रुप 2 नहीं पता, तो मैं XBr2 लिख रहा हूँ। इसका रिएक्शन AgNO3 से हो रहा है, तो AgNO3 से होगा तो मेरे पास ये AgBr बनेगा ना, AgBr। और इक्वेशन को बैलेंस करना है बेटा, यहाँ 2 Br हैं तो मैं यहाँ 2 लगाऊंगा, Ag भी मुझे 2 लगाने पड़ेंगे, और साथ में XNO3 होल ट्वाइस। बताएं जी इक्वेशन समझ आ रही है, क्योंकि इक्वेशन ही मेन चीज है। बताएं जी इक्वेशन समझ आई है मैंने कैसे बनाई है। यस यस। अच्छा अब बेटा देखें, उसने आपको AgNO3 के बारे में बता दिया है। आप ना क्वेश्चन बाज़ दफा आपको ये समझ नहीं आती कि हम स्टार्ट कहां से करें, वर्किंग कहां से स्टार्ट करें, तो आप ये देखा करें कि क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा किस चीज की इंफॉर्मेशन उसने आपको दी हुई है, क्या चीज उसने आपको बताई हुई है जिससे आप मोल निकाल सकते हैं। AgNO3 को देखें, उसने आपको कंसंट्रेशन भी बताई हुई है, उसने आपको वॉल्यूम भी बताया हुआ है, तो आप बेटा इससे मोल निकाल सकते हैं। तो जरा मोल देखिएगा सिल्वर नाइट्रेट के 33.65 टाइम्स 0.0500 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहां से आप मोल निकाल सकते हैं। तो बेटा मैं मोल निकाल रहा हूं 33.65 टाइम्स 0.0500 डिवाइडेड बाय 1000। ये देखो ये मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट के मोल आ रहे हैं 0.0016825। अब बताओ जी ये XBr2 के कितने मोल होंगे, इसमें मोलर रेशियो जरा चेक करके बताना। XBr2 के मोल कितने होंगे, सिल्वर नाइट्रेट के मोल तो हैं 0.0016825। XBr2 के मोल कितने होंगे बेटा, हाँ जी। सर हाफ होंगे। इसके हाफ हो जाएंगे बेटा, क्योंकि 2:1 है ना, 2:1 है, तो इसके हाफ हो जाएंगे। तो मैं इसको हाफ करके डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 0.000844125। तो अब बेटा काम बहुत आसान हो गया है, आपको मोल्स पता है इसके, और मैस भी पता है, मैस ये ऊपर बताया हुआ है उसने। तो अब ये फॉर्मूला जो है ना, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर MR। MR निकालना है आपने, मैस ओवर मोल। तो भाई देखें मैस कितना आ रहा है 0.250, और मोल्स कितने आ रहे हैं, मोल्स बताइएगा भाई XBr2 के, हम इसकी बात कर रहे हैं ना, इसके मोल्स आ रहे हैं 0.000844125। बट इसको डिवाइड करते हैं, 0.250 डिवाइडेड बाय 0.000844125, ये आपके पास आ गया जी MR 297.17। ये इस चीज का मैस है। XBr2 का जो MR आ रहा है वो 297.7 आ रहा है। बेटा X का मैस निकाल सकते हो इससे या नहीं निकाल सकते, जल्दी से निकालिएगा भाई, जल्दी से फाइंड आउट करें इसमें X का क्या मैस होगा। हरिए बेटा टाइम कम है हमारे पास। ब्रोमीन होता है ना, देखें X आपको नहीं पता ना, और ब्रोमीन होता है 79.9 इज इक्वल टू 297.7, तो X इज इक्वल टू 297.7 और -2 इंटू 79.9, तो X आपके पास क्या आ रहा है 137.4।
बेटा पीरियोडिक टेबल में चेक करोगे 137.4 किसका एटॉमिक मास है, तो आपको पता चलेगा दिस इज बेरियम। बेरियम का है तो ये कंपाउंड होगा बेरियम ब्रोमाइड, BaBr2। क्लियर हो गया जी? हाँ जी बेटा बताइएगा, समझ आ गई इसकी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि अल्कीन्स अंडरगो एन एडिशन रिएक्शन विद 1:1 मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 टू फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, ये प्रोपीन है, 1 मोल CO 1 मोल H2 के साथ रिएक्शन हुआ, और ये बेटा आपके पास ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बना है, जरा बोलेंगे? ए में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई? एल्डिहाइड है, ए में एल्डिहाइड है भाई, और ये दूसरा इसका आइसोमर बन रहा है, वो भी एल्डिहाइड है, लेकिन उसमें एक ब्रांच बनी हुई है बस। तो पहले तो रिएक्शन देख लो ना, कि रिएक्शन ये कह रहा है कि आपने प्रोपीन का रिएक्शन CO से किया, H2 से किया, एल्डिहाइड बना, दो तरह के एल्डिहाइड बन रहे हैं, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड। अच्छा, डिफाइन एडिशन रिएक्शन। बेटा एडिशन रिएक्शन ये होता है, वैसे एडिशन रिएक्शन इतने अल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शन क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और एडिशन रिएक्शन में ये होता है बेटा दो चीजें ऐड करके एक चीज बनती है, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है। आप देख सकते हो जिस तरह अल्कीन है ना, अल्कीन की जब आप एडिशन करते हैं H2 तो दो चीजों को ऐड कर रहे हो, लेकिन प्रोडक्ट आपके पास एक बन रहा है। तो एडिशन रिएक्शन में यू गेट ओनली वन प्रोडक्ट। तो बेटा एडिशन रिएक्शन होता क्या है, तो आप बताएंगे 2 और more reagents या 2 or more molecules form only one product, इसको आप कहते हैं एडिशन रिएक्शन। अच्छा, कह रहा है कि एल्डिहाइड A एंड एल्डिहाइड B आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको याद होगा इसकी 3 टाइप्स होती थी, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। चेन आइसोमर कैसे फॉर्म होता था, जिसमें कार्बन चेन आप तोड़ते थे, कार्बन की ब्रांचिंग करते थे ना, तो चेन आइसोमर बनता था। पोजीशन आइसोमर में पता क्या होता था, आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करते थे, जैसा कि प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 2 ओल। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता था, जिस तरह के मैं कहता हूं C3H6O2। आप इससे बेटा एल्डिहाइड भी बना लेते थे, आप इससे कीटोन भी बना लेते थे, तो ये होता था फंक्शनल ग्रुप। वो ये कह रहा है कि A और B में, तो बताओ A और B में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ, फंक्शनल ग्रुप तो चेंज नहीं हो रहा ना, दोनों में एल्डिहाइड है। अच्छा, A और B में देखो आपके पास फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, ये आपकी मेन चेन है भाई, एल्डिहाइड इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1, और यहां पर ये आपकी मेन चेन है, एल्डिहाइड इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आप चेंज नहीं कर रहे, लेकिन आप A और B को अगर आप देखो तो आप ब्रांचिंग कर रहे हो। A में कोई ब्रांच है? A में कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन जो B है उसमें ब्रांच है। ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया, दिस इज मिथाइल। तो ये कौन सा आइसोमर होगा भाई? फिर इस आइसोमर को क्या कहेंगे? Chain isomer. Chain isomer. हाँ, अच्छा एक मिनट, मैं इस तरह करता हूं, इसका ना पहले वो भी ड्रॉ कर देता हूं आपको यहां पर, इसके स्ट्रक्चर्स। ए आपके पास ये आ रहा है, एक मिनट, ए का स्ट्रक्चर देखें, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये ऐसे आ रहा है। और इसको अगर आप देखें बेटा बी को, यार है CH3 CH C डबल बॉन्ड OH एंड CH3। इसको जब मैं नाम दूंगा ना, इसका नाम होगा ब्यूटानल, और बेटा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देंगे जरा? हाँ, इसको कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपानल। अब देखें, आप इसको पोजिशनल आइसोमर कहेंगे या इसको चेन आइसोमर कहेंगे, ये मुझे बताएं। पोजिशनल आइसोमर में तो फंक्शनल ग्रुप की आप पोजीशन चेंज करते हैं ना, तो एल्डिहाइड में आप जहां भी एल्डिहाइड को रखेंगे ना बेटा, वो आपका कार्बन नंबर 1 ही रहेगा। तो बताएं इसमें आप क्या कहते हैं जी, ये पोजिशनल आइसोमर होना चाहिए या चेन आइसोमर? जी स्टूडेंट्स जल्दी से बोले ना, चेन आइसोमर होना चाहिए ना। अब आप देखेंगे मार्क्स की, जी जी बोले बेटा। हाँ, आप मार्क्स की में देखेंगे ना, वो इसको कह रहा है पोजिशनल आइसोमर, चेन नहीं कह रहा। तो मैं इसकी जरा बेटा एग्जामिनर रिपोर्ट भी चेक करूंगा, वो उसको किस बेस पर
मतलब ये पोजिशनल आइसोमर किस बेस पर कह रहा है, आपका तो फंक्शनल ग्रुप तो आपका कार्बन 1 पे ही रहेगा। जब आप इस तरह एल्डिहाइड बनाते हैं कोई भी, एल्डिहाइड में तो आप पोजीशन रखते नहीं है एल्डिहाइड की, आप कहते हैं ब्यूटानल, पेंटानल, क्योंकि आपको पता है कि एल्डिहाइड इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1। ठीक है, मैं देखूंगा कि इसने इसको जो है ना क्यों वो लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है इसको मार्क्स की में आप अगर चेक करें तो उसने इसको लिखा है पोजिशनल आइसोमर, हालांकि ये पोजिशनल नहीं है, ये चेन आइसोमर है। तो बेटा इसको इंशाल्लाह मैं कल यहीं से इसको डिस्कस करूंगा। अभी हम आगे चलते हैं, फिलहाल मैं इसको चेन आइसोमर लिख रहा हूं क्योंकि इसमें ब्रांचिंग आपको नजर आ रही है बेटा। ठीक है, और मार्क्स स्कीम में वो लिख रहा है पोजिशनल आइसोमर। मैं देखता हूं एग्जामिनर रिपोर्ट में सम टाइम उसने अलाउ किया होता है कि दोनों अलाउ हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं अभी इसको 1 मिनट में चेक करके, 1 मिनट मुझे जरा अगर आप दें, तो 1 मिनट देना तो मैं अभी चेक कर ले। Recording in progress. चेन आइसोमर बोला है। अभी फिलहाल हम यहीं से आगे नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। हाँ, अच्छा, नेम ए को नाम देना है भाई। ए तो आपका ब्यूटानल है, दिस इज ब्यूटानल। अब देखिए इसको अगर हम कर ले, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, जरा बेटा इसको स्टार्ट करें ना, शाबाश, स्टार्ट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहे थे द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद 1:1 रेशियो ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस ए एंड बी। द प्रोडक्ट मिक्सचर कंटेन 96% ए एंड 4% बी। ठीक है, ये ज्यादा बन रहा है 96%, ये आपके पास सिर्फ 4% बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ ए प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन व्हेन 5.00 टाइम्स 10 raised to power 3 किलोग्राम ऑफ प्रोपीन इज यूज्ड। बट अब इस तरह करते हैं, पहला काम कि ये जो इसने यहां पर आपको मैस बताया ना प्रोपीन का, इसके अगर हम मोल निकाल लें, सबसे पहला काम बेटा आप इसको ग्राम्स में ले जाएं। ठीक है, इसको ग्राम्स में ले जाएं और मोल्स निकालते हैं, मोल्स ऑफ प्रोपीन। फिर उसके बाद बेटा हम निकालेंगे मोल्स ऑफ ए, जो ए है, और फिर मोल्स ऑफ ए के बाद ना हम 96% उस ए का निकालेंगे और फिर उसको मैस में कन्वर्ट कर देंगे। और ये इसने सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन दिया भाई, हैरानगी है। चलें स्टार्ट करते हैं जी। मोल्स ऑफ प्रोपीन 5.00 टाइम्स 10 raised to power 3, बड़ा किलोग्राम को ग्राम में ले जाओ, मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 3। और एमआर कितना होता है जी प्रोपीन का? प्रोपीन है C3H6। क्या एमआर बनेगा? 42। जरा डिवाइड कर दे, क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 42। ये काफी बड़ा आंसर आ रहा है क्योंकि बेटा हमारा अभी हमने किलोग्राम को ग्राम में किया ना, 119,047.619। ये आपके पास मोल्स आ गए, राइट? तो ए के कितने मोल आएंगे जरा देखिएगा। 1:1 रेशियो है, प्रोपीन और ए में 1:1 रेशियो। इसका मतलब है कि ए के मोल्स भी यही होंगे, 119,047.619। लेकिन बेटा वो कह रहा है कि ए सारा तो नहीं बन रहा ना, 96% बन रहा है। जरा इसका 96% निकाल लो, इसका 96% निकालो, शाबाश। 96% कैसे निकालेंगे? इसको 96 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 96%, 114,285.714। अब आपने इसको मैस में लेके जाना है बेटा। इस ब्यूटानल का मैस क्या होगा? इस ब्यूटानल का मैस निकालना है। ब्यूटानल का एमआर, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 और 1 ऑक्सीजन है। बेटा एमआर जरा निकालिएगा। 12 टाइम्स 4 प्लस 8 प्लस 16, 72 जी, 72 इसका एमआर है। तो मैं इसको 72 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास इसका मैस आएगा, मैस। ठीक है, तो नीचे कर रहा हूं, 114,285.714 टाइम्स 72, 114,285.714। अच्छा, ये जो आंसर आ रहा है ये ग्राम्स में आ रहा है, 82
28,571.41, इसको किलोग्राम में लेके जाना है ना, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, ये आ गया जी 8228। ठीक है जी, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये 1 मार्क का है, सर ये इसको एक हम मार्क किसी तो वर्किंग तो नहीं छोटे किसी शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। क्या कह रहे हो भाई? सर, मैं कह रहा हूँ मैं एक कह रहा हूँ 1 मार्क वर्किंग वाली वर्किंग, हाँ वही मैं देख रहा हूँ कि 1 मार्क के लिए ना मैं वर्किंग ज्यादा की है। असल में मैंने ये किया कि मोल निकालनी है। आप मोल ना भी निकालें तो आंसर आ जाता है, पता है। अब अगर मैसेज की रेशो को यूज करो फिर भी आंसर आ जाता है। देखो ना, उसमें ये बात याद रखो कि अगर मैस गिवन हो ना, मैस, इसने मैस दिया हुआ है ना, आपको मैस दिया हुआ है और मैस ही आपसे फाइंड आउट करवा रहा है, तो फिर आपको मोल निकालने की जरूरत नहीं होती। ये जो मैंने मोल निकाले ना, ये एक्स्ट्रा काम किया है। आप कहेंगे जी कि विदाउट मोल कैसे कर सकते हैं, वो भी बताता हूं। ये लो, 1 मोल प्रोपीन था ना आपके पास, 1 मोल प्रोपीन, और इससे 1 मोल ऑफ ए बन रहा है बेटा, है ना, 1 मोल ऑफ ए बन रहा है। तो ये देखो, ये जो आपके पास प्रोपीन था 1 मोल, इस 1 मोल प्रोपीन का कितना मैस था जी? 1 मोल प्रोपीन का कितना मैस था? 42। तो क्योंकि किलोग्राम्स की बातें हो रही है, मैं 42 किलोग्राम लिख देता हूं। और 1 मोल ब्यूटानल का कितना मैस था बेटा? 1 मोल ब्यूटानल का मैस था 72, क्योंकि किलोग्राम में कह रहा है, मैं किलोग्राम लिख देता हूं। तो 42 किलोग्राम 72 किलोग्राम्स दे रहा है, ठीक है, 42 किलोग्राम्स 72 किलोग्राम दे रहा है। तो 5.00 टाइम्स 10⁻³ मतलब 5000 किलोग्राम कितने किलोग्राम देगा? x। यहां से बेटा आप x पहले निकाल लो, x जो निकालोगे बस उसका 96% निकाल लेना, देखना आंसर फिर भी सेम आएगा। ये आएगा आपके पास 5000 टाइम्स 72 डिवाइडेड बाय 42। तो ये जी क्या बन रहा है? 5000 और 72 डिवाइडेड बाय 42, ये आपके पास बन रहा है बेटा 8571.428। अब इसका 96% निकाल लो, 96%, बिल्कुल वही आंसर आ रहा है बेटा। तो 8228। तो देखा, ये इससे भी हो गया भाई। तो ये बात ध्यान में रखो, अगर उसने आपको क्वेश्चन में मैस दिया हुआ है और आपसे मैस ही मांग रहा है, तो फिर आपको मोल पर जाने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर दोनों की इक्वेशन की मोलर रेशियो देखी, 1:1 थी। 1 मोल प्रोपीन का मैस 42 और 1 मोल ए का मैस 72, ये मुझे इक्वेशन ने बता दिया। फिर वो कह रहा था प्रोपीन कितना है, 5000 किलोग्राम प्रोपीन है, तो ए कितना बनेगा, मैंने एक्स कर दिया, एक्स यहां से निकाला, तो जो आंसर आया, क्योंकि ए 96% बन रहा है, 100% तो नहीं बन रहा ना, तो जो मेरे पास आंसर आएगा मैंने उसका 96% निकाल लिया। ठीक है बेटा, मेरी अभी आगे क्लास है नेक्स्ट, कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। Recording in progress. तो ठीक है स्टूडेंट, ये मसला तो मैंने आपको हल कर दिया कि ये जो हम कल मैंने आपसे कहा था कि ये हमने डिस्कस करना है कि ये कौन से आइसोमेरिज्म है, तो ये चेन आइसोमर ही है। मार्क्स स्कीम में जो पोजिशनल आइसोमर लिखा हुआ है उसको आप इग्नोर कर दें, रीजन वही है कि इसमें ब्रांच लगी हुई है कार्बन नंबर 2 पर। तो बी का नाम है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल और ए है ब्यूटानॉल। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये जो ऊपर हो गया था ना, यस, इस पार्ट पर A and B shows reaction typical of aliphatic aldehyde। अच्छा जी, एलिफेटिक से कोई परेशान मत हो, एलिफेटिक का ऑपोजिट होता है साइक्लिक। एलिफेटिक कहते हैं ओपन चेन को, एलिफेटिक किसको कहते हैं? ओपन चेन। जिस तरह की ये नहीं है CH3 CH2 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 CH3, और एलिफेटिक या ओपन चेन का ऑपोजिट क्या होगा? साइक्लिक। जिस तरह इस तरह रिंग बना होता है, ये साइक्लिक। तो कह रहा है आपके पास एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, A undergoes a nucleophilic addition reaction with a mixture of HCN and KCN forming compound C। ये पता है कौन सा रिएक्शन है? अगर आप नोट्स ओपन करें तो आपको पता चलेगा, हमने एक रिएक्शन किया था एल्डिहाइड और कीटोन का, जिसमें मैंने HCN से रिएक्शन करवाया था और ऊपर मैंने लिखा था कि ये किससे बन रहा है? NaCN और H2SO4 से बन रहा है जी। नहीं, क्योंकि ये टॉक्सिक है तो हम इससे बनाते हैं। तो ये वही रिएक्शन है, सिर्फ NaCN की जगह इसने KCN लिया हुआ है। तो A undergo nucleophilic addition reaction with a mixture of HCN and KCN forming a compound C, ये बन रहा है जी।
Complete the diagram to show the mechanism for this reaction. Include charges, dipole, lone pair of electron and curly arrows as appropriate. देखो पहले अगर मैं आपको रिएक्शन बता दूं ना, फिर मैकेनिज्म करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। रिएक्शन ये है HC डबल बॉन्ड O C3H7। आपने बेसिकली HCN ऐड करना है। क्या ऐड करना है? HCN। तो बताओ जी, कार्बोनाइल कार्बन पर क्या जाएगा? कार्बोनाइल कार्बन पर क्या ऐड होगा? CN। और H पर क्या जाएगा? ये। तो आपके पास बनेगा यहां पर HCOH, नीचे CN और यहां C3H7, ये बनेगा। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म करना है आपने। तो मैकेनिज्म बेटा मैंने ये कहा था कि मैकेनिज्म में HCN पहले जाकर रिएक्शन नहीं करेगा भाई, CN। लेकिन ये CN आ कहां से रहा है? दिस CN इज कमिंग फ्रॉम KCN। KCN को जो CN है ना, वो बेटा अटैक करेगा। और चार्जेस आपने डायपोल डालने हैं, तो कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज स्लाइटली नेगेटिव। तो ये देखिएगा, ये नाइट्राइल का लोन पेयर, जो कार्बन का लोन पेयर है, ये अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पर। अब देखो ये जो कार्बन है ना बेटा, ये जो आपको कार्बन नजर आ रहा है, ये वाला, ये कार्बन तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है ना। तो अगर ये CN से बॉन्ड बनाना चाहता है तो ये अपना पाई बॉन्ड तोड़ देगा और ऑक्सीजन को दे देगा। ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये कहां चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। पाई बॉन्ड का मतलब पता है क्या है? पाई बॉन्ड का बेटा ये मतलब है कि जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये एरो का मतलब समझें, इस एरो का मतलब है कि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है। तो अब आपके पास ये बनेगा HCO कंप्लीट नेगेटिव। ये बताएं जी, ये कंप्लीट नेगेटिव क्यों हुआ है, ये बताएं जी। बेटा कंप्लीट नेगेटिव इसलिए हुआ है कि ये पहले स्लाइटली नेगेटिव था ना, लेकिन जब कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया ऑक्सीजन को, तो ये कंप्लीट नेगेटिव। और एक लोन पेयर शो करना मस्ट है। अभी आपको रीजन समझ आ जाएगी क्यों। अब क्या होगा भाई? अब ये जाकर रिएक्शन करेगा अपने ओरिजिनल मॉलिक्यूल के साथ, HCN के साथ। अब रिएक्शन होगा, H इज स्लाइटली पॉजिटिव, CN इज स्लाइटली नेगेटिव। और अब देखें, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा ऐसे, और हाइड्रोजन CN बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और ये H तो लग गया इधर, ये H इधर लग गया भाई। ये जो H है ना, ये इधर आ गया, देखो ये। लेकिन ये CN, इसको जरा सुने, ये जो CN है ना, ये वही CN था। देखो आप तो कहेंगे भाई KCN तो कैटलिस्ट था, इसने क्यों रिएक्शन में यूज हुआ? तो भाई कैटलिस्ट जो शुरू में आपने यूज किया था वो रीजेनरेट भी तो हो गया है ना। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है समटाइम कि बताओ व्हाट इज द रोल ऑफ CN। CN का क्या रोल है? तो आप बताएंगे CN एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है। क्यों? पहले स्टेप में यूज हुआ और आखिरी स्टेप में बन भी गया वापस। और ओवरऑल ऐड क्या हो रहा है? HCN ऐड हो रहा है। देखो पहले स्टेप में CN ऐड हुआ, सेकंड स्टेप में H ऐड हुआ, तो ओवरऑल HCN ऐड भी हो गया। और जो पहले स्टेप में CN यूज हुआ था वो आखिरी स्टेप में रीजनरेट भी हो गया। ठीक है ना? तो ये बेटा आपका मैकेनिज्म, इसका नाम क्या होगा? जब भी किसी मैकेनिज्म को नाम देना हो, पहले स्टेप को देखा करें बेटा। पहले स्टेप में क्या चीज ऐड हो रही है? न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। एक तो ये एडिशन रिएक्शन क्यों है ये बताएं। नहीं, एडिशन इसलिए क्योंकि पाई बॉन्ड खत्म हो रहा है। आप देखो ना, A में पाई बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड नजर आ रहा है ना, और C में क्या कोई पाई बॉन्ड है? नहीं, तो एडिशन हुई है, पाई बॉन्ड टूटा है। और कौन सी एडिशन हुई है? पहले स्टेप में देखो, इनका डिफरेंस कितना आ रहा था? जी बेटा, जी बेटा पूछिएगा क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब इधर आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, इस टेबल को करते हैं। टेबल 3.1 shows information about 3 experiment involving B किधर है भाई? अच्छा, A and B shows reaction typical of aliphatic aldehyde। मतलब B भी आपका एल्डिहाइड है। B भी क्या है आपका? एल्डिहाइड है। A का तो हमने कर लिया, वो B की बात कर रहे हैं। अच्छा बेटा, इसमें ये बताइएगा कि आपने अब B के बारे में बताना है। ये वो बता रहा है कि B इज एल्डिहाइड। जरा आप पहले ही ना क्वेश्चन पढ़ने से पहले एल्डिहाइड के टेस्ट अपने माइंड में ले आए। एल्डिहाइड कौन कौन से टेस्ट देता है? एल्डिहाइड के अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड है या नहीं है? है ना? तो इसका मतलब है एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देगा नहीं देगा? अच्छा, उससे भी पहले सॉरी, कार्बोनाइल कंपाउंड है तो कार्बोनाइल कंपाउंड का टेस्ट क्या होता है? 2,4-DNPH।
तो एल्डिहाइड के जरा मैं टेस्ट आपको पहले यहां लिख कर देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। एल्डिहाइड की पहले तो देखते हैं जी, ऑक्सीडेशन हो सकती है नहीं हो सकती? हो सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, ठीक है ना। ये C डबल बॉन्ड OH ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक में जा सकता है। तो जब ऑक्सीडेशन होगी तो कलर चेंज होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? दो हैं। K2Cr2O7 किस से किस में जाएगा? ऑरेंज से ग्रीन। KMnO4 किस से किस में जाएगा? पर्पल टू कलरलेस। तो एक तो आपको याद रखना है कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। दूसरा, एल्डिहाइड इज द कार्बोनाइल कंपाउंड, और जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो 2,4-DNPH से रिएक्शन करते हैं, ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनाते हैं, तो ये भी देगा। तीसरा, एल्डिहाइड बेटा टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा। टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो सिल्वर मिरर बनाएगा, फेलिंग से करेगा तो ब्लू सॉल्यूशन ऑरेंज प्रेसिपिटेट या रेड प्रेसिपिटेट में जाएगा। तो अब देखते हैं जी एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ऑब्जर्वेशन बता रहा है कि सॉल्यूशन टर्न्स फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ये क्या हुआ है जी? ये रिएक्शन कौन सा हुआ? ऑक्सीडेशन हुई है। तो इसमें जो आपका रिएजेंट है वो आप क्या लिखेंगे? एसिडिफाइड नहीं, KMnO4 होता तो वो पर्पल से कलरलेस होता। ये K2Cr2O7 है, ऑरेंज टू ग्रीन, ऑरेंज टू ग्रीन। दूसरा देखो, अ सिल्वर मिरर फॉर्म्स ऑन दी साइड्स ऑफ द रिएक्शन वेसल। तो ये क्या होगा? टॉलेंस रिएजेंट। ब्रोमीन का क्या है भाई? ब्रोमीन तो एक ही टेस्ट में यूज होता है और वो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या उसने बी के बारे में बताया कि इसमें अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? नहीं, उसने नहीं बताया। उसने क्या सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसका मतलब है ब्रोमीन से नो चेंज, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये मुफ्त के 3 मार्क्स हैं। नेक्स्ट जी, C4H8O is oxidized by acidified potassium मैंगनीज। अच्छा, बी क्या चीज है भाई? बी क्या चीज है? नहीं, अल्कोहल नहीं है भाई। ऊपर क्या लिखा हुआ है? एल्डिहाइड। तो बी इज एल्डिहाइड है और बी का रिएक्शन कर रहा है वो KMnO4 के साथ, तो बी ऑक्सीडाइज होगा। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा भाई? अच्छा, अगर नहीं याद आ रहा ना, इस तरह सोचो ना भाई, ये आपके पास एक सिंपल सा एल्डिहाइड है। आप अगर इसकी ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये लो, सिर्फ एक O ऐड करना है आपने। तो यहां पर भी तो ये एल्डिहाइड है भाई आपका, ऊपर उसने बताया हुआ दिस इज एल्डिहाइड। तो क्या करोगे? सिर्फ एक O ऐड कर दो, एटॉमिक ऑक्सीजन। ऊपर उसने लिखा हुआ है जी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिखने की जरूरत नहीं है, C4H8O2। इस तरह देखो ना, एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन था, आफ्टर ऑक्सीडेशन 2 ऑक्सीजन हो गए, तो बस एक ऑक्सीजन बढ़ा दो। अच्छा, ये देखें जी, इसका 4th पार्ट, C इज अ कायरल मॉलिक्यूल। पहले तो ढूंढे इसमें कायरल कार्बन कौन सा है? दिस वन। ये कायरल है, एक H लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, एक CN लगा हुआ है, एक ये 3 कार्बन की चेन लगी हुई है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि when propene reacts with CO and excess of H2 and alkane and a mixture of alcohols are formed instead. The alcohols are isomer of each other. Suggest the molecular formula of the alkane and alcohol that are formed under these conditions. अच्छा जी, इसमें इस C के अंदर ना, C के अंदर वो CO डाल रहा है और वो डाल रहा है इसमें excess of H2। अब बेटा जब वो इसमें excess of H2 डालेगा, अच्छा ये प्रोपीन के साथ कर। अब देखिए, ये देखिए कितना हैरानकुन बात है भाई। अच्छा, सर्कल करना था, ये हमने बस कर लिया है। मैं समझ रहा था कि ये इसको आगे कंटिन्यू कर रहा है, नहीं इसको नहीं कर रहा। एक क्वेश्चन खत्म हो गया, ये क्वेश्चन खत्म, बस आपने सर्कल करना था, ये कर दिया है ना, बस ये खत्म हो गया। ठीक है ना, जब ये नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब पीछे से अब कोई लिंक नहीं है, सी पार्ट का पीछे से लिंक नहीं है। अब प्रोपीन की बातें कर रहा है भाई, अब वो बात कर रहा है प्रोपीन की। प्रोपीन ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। कह रहा है इसमें आप CO डालें और इसमें आप H2 डालें, तो क्या होगा? अल्केन बनेगा एंड मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स। तो बताएं अल्केन कौन सा बनेगा भाई? जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो कौन सा अल्केन बन जाएगा? हाँ, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? C3H8 ना। तो कह रहे हैं when propene react with CO and excess of H2 and alkane and a mixture of alcohols are formed instead, these alcohols are isomer of each other, suggest the molecular formula। अब ये बताओ कि इसने यहां पर हाइड्रोजन एक्सेस में डाले हैं,
तो इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन वो कह रहा है जब इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करोगे तो अल्कोहल भी बन रहा है। तो ये बता दो कितने कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा। अब कितने कार्बन है, कार्बन कितने हैं बेटा? 4 कार्बन हो गए ना, 3 प्रोपीन के और 1 कार्बन मोनोऑक्साइड के, कितने कार्बन हो गए? तो 4 कार्बन वाले अल्कोहल का फॉर्मूला लिखो, नहीं फॉर्मूला लिखो उसका। C4 अगर होगा तो H कितने होंगे? नहीं बेटा आपको अल्काइल का फॉर्मूला नहीं याद, इसका मतलब देखो इस तरह होता है, अल्काइल है CnH2n+1 और आगे OH, तो अगर C4 है तो H कितना होगा? 9 होगा और आगे OH। तो अगर मैं इस तरह लिखता हूं ना C4H9OH तो ये गलत होगा। उसने पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन इकट्ठे करो, C4H10O लिखो, C4H10O होगा जी, C4H10O। ये समझ आई कैसे बने? तो आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का भी रिएक्शन करवाना है, H2 का भी रिएक्शन करवाना है, तब वो कह रहा है अल्कोहल बनेगा। और C4H10 के 2 आइसोमर्स बन सकते हैं ना, ब्यूटेन 1 और ब्यूटेन 2 और, ठीक है ना? तो इसलिए ये आपका आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द रिएक्शन ऑफ इथीन विद 1:1 रेशियो मिक्सचर ऑफ CONH2 इज शोन इन इक्वेशन 1। कहां पे लिखा हुआ है भैया ये रिएक्शन? हम देख लें एक दफा, ये ऊपर है, ये है जी ऊपर, इस रिएक्शन की बात हो रही है कि ये आपका प्रोपीन का रिएक्शन है CO और H2 के साथ, 1:1 है, ठीक है, फॉर्म एल्डिहाइड। अच्छा अब कह रहे हैं इथीन का रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ इथीन C2H4 विद 1:1 मिक्सचर ऑफ CONH2 इज शोन इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, C2H4 का CO और H2 के साथ रिएक्शन हो रहा है तो ये बन रहा है जी एल्डिहाइड, ठीक है। At atmospheric pressure, cobalt-based catalyst is used in this reaction. State and explain this effect using a catalyst on this reaction. जी बेटा बताएं, कैटलिस्ट के डालने से रेट पर, वो कह रहे हैं कि इसका इफेक्ट बताएं, कैटलिस्ट के डालने से क्या प्रोडक्ट ज्यादा बनता है या प्रोडक्ट जल्दी बनता है? अच्छा तो इसमें आपने पहली बात ये बतानी है कि कैटलिस्ट जो है increases the rate of reaction। एक तो बेटा ये कैटलिस्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। दूसरी बात क्या होगी भाई, कैसे इंक्रीज करेगा, इसको एक्सप्लेन करो ना, कैसे इंक्रीज करता है? एक्टिवेशन एनर्जी के साथ क्या करता है ये? क्रिएटिंग अ न्यू पाथ हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। देखो ना उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम नहीं करता, ये मैं एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं बेटा, फिर सुन लो कि कैटलिस्ट का इफेक्ट ये होता है कि आपके पास ना, मैंने ये इससे मैं समझाता हूँ बच्चों को, अक्सर आसान है ये कि ये 2 वैलीज हैं और इन 2 वैलीज के दरमियान एक माउंटेन है। अगर वैली 1 के लोग वैली 2 में जाएंगे ना, इस माउंटेन को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, काफी टाइम उनको लगेगा। अगर यहाँ पर एक टनल बनाई जाए ना, टनल, तो टनल से क्या होगा, पहला पाथ तो अपनी जगह पर रहेगा ना, अब ये होगा कि वैली 1 के लोग वैली 2 में इस टनल से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो कैटलिस्ट का यही काम होता है, वो एक नया पाथ क्रिएट करता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो आपने दूसरी बात ये लिखनी है कि इट क्रिएट्स अ न्यू पाथ, इट क्रिएट्स अ न्यू पाथ हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। इट क्रिएट्स अ न्यू पाथ हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट, why the yield of propanol increases when the overall pressure of the reaction mixture is increased। ये क्वेश्चन अब इक्विलिब्रियम से आ रहा है। देखो भाई अगर आप रिएक्शन को देखो, 1 मोल इधर, 1 मोल इधर, 1 मोल इधर, टोटल कितने मोल्स हैं नहीं, यहां पर 3 मोल्स हैं, टोटल मोल्स हैं 3, और प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं 1 मोल, ठीक है। और रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादा रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम होगा या प्रोडक्ट्स का? रिएक्टेंट्स का, क्योंकि रिएक्टेंट्स आर मोर, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। तो 3 मोल्स और 1 मोल। अगर आप बेटा प्रेशर बढ़ाते हैं, यहां मोर वॉल्यूम है, यहां कम वॉल्यूम है रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाली साइड, ये बताओ प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम किधर क्या होता है?
प्रेशर बढ़ाएं तो गैसेस का वॉल्यूम क्या होता है? फॉरवर्ड नहीं, प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा ना, कम होगा। अगर आप ये करते हो कि बेटा इस रिएक्शन मिक्सर का ना आप प्रेशर ऊपर से बढ़ा देते हो, मजीद प्रेशर डालते हो, तो वॉल्यूम ने कम होना है, तो वॉल्यूम अब कम होगा। और किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाए तो वॉल्यूम कम होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? अगर बेटा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो वहां पर कम मोल्स बन रहे हैं, जब मोल्स कम होंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसके ऑपोजिट देखो, अगर मैं इसका प्रेशर बढ़ाता ना, अगर मैं प्रेशर कम करता, सॉरी, अगर प्रेशर क्या करता? कम, तो प्रेशर के कम करने से वॉल्यूम क्या हो जाता है? प्रेशर के कम करने से वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर को मैं अगर कम कर रहा हूं बेटा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अब इसके ऑपोजिट भी जरा सोचें कि अब अगर रिएक्शन मिक्सचर अपना वॉल्यूम बढ़ाना चाहता है तो उसको उस डायरेक्शन में मूव करना होगा जहां मोर मोल्स आर प्रेजेंट, जहां ज्यादा मोल्स हैं, तो किधर मूव करना होगा? लेफ्ट साइड पर। लेकिन वो क्वेश्चन ये कर रहा है कि आप ये बताओ कि व्हेन ओवरऑल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज इंक्रीज, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम ने कम होना है और रिएक्शन ने उस साइड पर जाना है वेयर द लेसर मोल्स आर प्रेजेंट। तो आप ये लिख दोगे यहां पर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम shift towards right hand side as less moles or less volume is present, less mole or less volume is present, more product। अच्छा, इसमें ये बताओ कि प्रेशर को बढ़ाने से रेट पर क्या फर्क पड़ेगा? एक तो वो यील्ड पूछ रहा है ना, वो तो प्रोडक्ट पूछ रहा है, कितना बनेगा, ज्यादा बनेगा या कम? ज्यादा बनेगा। रेट पर क्या फर्क पड़ेगा प्रेशर के बढ़ाने से? फॉरवर्ड इंक्रीज होगा, बैकवर्ड क्या होगा? बैकवर्ड भी इंक्रीज होगा भाई। जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो कोलिजन तो ज्यादा होगी ना, तो फॉरवर्ड ज्यादा होगा तो बैकवर्ड भी ज्यादा होगा। लेकिन इस केस में जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा क्योंकि राइट हैंड साइड पर लेसर मोल्स आर प्रेजेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथैल्पी चेंजेस। Excuse me, sir. जी बेटा, Can you please explain? What दोनों एक मिनट, अब आप क्वेश्चन पूछें। पहले आपकी आवाज जो है ना वो मतलब प्रोजेक्टर के स्पीकर में आ रही थी, अब बोलें। सर मैं ये पूछ रही हूँ प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। Then you said कि दोनों हो जाएगा। आपकी आवाज सही नहीं है, आपने कोई स्पीकर वगैरह ऑन किया बेटा? आपकी आवाज नहीं सही आई। फिर अगर कहीं अपनी जगह चेंज करके पूछें। Sir, can you hear me now? कि अब बोलें, शाबाश, अब बोलें। मैं ये कह रही हूँ कि आपने आखिरी बात प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो रिएक्शन दोनों तरफ से कैसे इंक्रीज हो सकता है? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ जब आप नहीं, मैं कह रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, मुझे ये बताओ, प्रेशर के बढ़ाने से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ती है? यस सर। अच्छा, ये रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है या दोनों डायरेक्शन में हो रहा है? दोनों डायरेक्शन। जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगी तो दोनों साइड पर रिएक्शन बढ़ेगा ना। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि बस फॉरवर्ड बढ़ेगा। भाई फॉरवर्ड बढ़ेगा तो बैकवर्ड भी तो बढ़ेगा क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ाया है, कोलिजन्स बढ़ेंगी। और सेम फॉर द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से हम कहते हैं ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है तो रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ रहा होता है बेटा। So sir, basically equilibrium establish करने के लिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम तो हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे कि ज्यादा कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर होगा, ये अलग चीज है। एक तो क्वेश्चन ये है ना बेटा कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर होगा, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा या नहीं, ये अलग क्वेश्चन है। अभी फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। ये हम कहते हैं ना टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बताओ। यस सर। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ गई है। ये बताओ कि क्या उस रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद आपकी सिर्फ क्या फॉरवर्ड रिएक्शन होता है या बैकवर्ड भी होता है? दोनों होते हैं। ये मैं बता रहा हूं कि अगर मैं ये कहता हूं ना कि प्रेशर के बढ़ाने से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गई है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने से मुराद अब फॉरवर्ड रिएक्शन अगर जल्दी हो रहा है तो बैकवर्ड भी जल्दी हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बाज दफा इस तरह होता है जब मोल्स इक्वल ना हो, जिस तरह के देखो यहां रिएक्टेंट में 3 मोल है, प्रोडक्ट में 1 मोल है, तो अब ये होगा कि एक तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जल्दी होगा, लेकिन यहां पर एक और काम भी होगा। प्रेशर के बढ़ाने से अब ज्यादा रिएक्शन उस साइड पर जाएगा जहां पर लेसर मोल्स आर प्रेजेंट और आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ज्यादा
और प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। ये दूसरी बात है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर भी यहाँ फर्क पड़ेगा प्रेशर के बढ़ाने से। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है, मुझे समझ अच्छा, गया। अब बेटा हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पार्ट पर। ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर फॉर्मेशन गिवन हो ना, तो मैंने आपसे कहा हुआ है नीचे आप एलिमेंट्स लिखें, तो मैं आपको ये क्वेश्चन जरा कर देता हूं। ये देखें, ये C2H4 है, C2H4, CO गैस और H2 गैस। अच्छा, ये बनेगा जी CH3, CH2, CHO। ठीक है जी। ये देखिए, मैंने अभी तक सिर्फ रिएक्शन लिखा, आप इसको ना काट के फॉरवर्ड रिएक्शन कर दें। अच्छा, अब आप लोग इस तरह करें बेटा, नीचे मैंने बॉक्स बनाया है ना, क्वेश्चन के अंदर उसने आपको फॉर्मेशन दिया हो, तो फॉर्मेशन से मुराद पता है क्या होता है कि आप ये C2H4 बना रहे हैं फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तो C2H4 बनाने के लिए कौन से एलिमेंट यूज होंगे? 2 मोल कार्बन, 2 मोल हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन यूज होगा, हाफ मोल ऑक्सीजन यूज होगा। एल्डिहाइड बनाने के लिए कार्बन यूज होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप ये बनाएंगे फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो अब नीचे वाले बॉक्स में जब भी फॉर्मेशन गिवन हो, नीचे वाले बॉक्स में एलिमेंट्स लिखें, कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। अब बहुत ही सिंपल है, समझ आ गई? अब ये देखो जी, एक मोल C2H4 बनेगा ना, तो कितनी एनर्जी चेंज आ रही है? 52। एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ये नीचे एलिमेंट्स हैं, ऊपर कंपाउंड्स हैं, तमाम एरोज ऊपर जाएंगे, -111 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज हो रही है। एलिमेंट्स की फॉर्मेशन नहीं होती भाई। देखो H2 है, H2 में H2 से ही बनाऊंगा, तो क्या एनर्जी चेंज कोई आ रही है? कोई एनर्जी चेंज नहीं है, कोई बॉन्ड ही टूट नहीं रहा, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा। तो H2 इज फॉर्मिंग फ्रॉम H2, नो एनर्जी चेंज, तो इसकी एनर्जी चेंज जीरो ही होगी। तो एक नोट यहां पर लिख लो कि फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो, एलिमेंट्स की फॉर्मेशन जीरो होती है। और ये एल्डिहाइड बन रहा है बेटा, एल्डिहाइड के लिए जो फॉर्मेशन है -187, और ये आपने डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन यहां पर फाइंड आउट करना है। तो अब आप ये करोगे जी बेटा, जी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा? अच्छा, अब आपने बेटा ये करना है इसके बाद, आप ये देखो कि इसमें स्टार्टिंग बॉक्स कौन सा है? दिस वन इज स्टार्टिंग बेटा, ये जो पिंक कलर वाला है, ये वाला। क्यों? क्योंकि तमाम एरोज यहां से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, तमाम एरोज आप देखो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। ये आपका स्टार्टिंग है और ये आपका फाइनल है, दिस इज फाइनल। ये आपका स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग वो होता है जहां से तमाम एरोज स्टार्ट हो रहे हैं, फाइनल पॉइंट वो होगा जहां पर तमाम एरोज की डायरेक्शन जा रही होगी। देखो स्टार्टिंग से फाइनल तक जाने का एक रूट तो ये फर्स्ट रूट है, दिस इज फर्स्ट रूट। हेसिस लॉ देखना है ना आपने, हेसिस लॉ ये कहता है ना कि आपने 2 रूट देखने हैं, कि एक शॉर्ट रूट है और एक लॉन्गर रूट है, एनर्जी चेंज दोनों की सेम रहेगी। और अगर आपने बेटा ये बनाना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तो इसका दूसरा रूट बेटा ये है कि आप लॉन्गर रूट से आओ, ऐसे। ये जी, ये सेकंड रूट है। और हेसिस लॉ के अकॉर्डिंग दोनों की एनर्जी चेंज क्या होगी? सेम होगी। अब बेटा आप जरा कैलकुलेशन यहां पर कर लो कि एनर्जी चेंज इन फर्स्ट रूट की जो एनर्जी चेंज है वो सेकंड रूट की एनर्जी चेंज के इक्वल आना चाहिए। फर्स्ट रूट में आ रहा है -187 इज इक्वल टू, सेकंड रूट में आ रहा है +52, और क्या आ रहा है? -111, और क्या आ रहा है बेटा? कुछ ये जीरो को निकाल दें, और डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन आ रहा है। बट आप सिंपल डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लो, बाकी वैल्यूज को उधर ले जाओ, -187 -52 +111। तो क्या आंसर आ रहा है जी? कोई बच्चा जल्दी से निकाल ले। -128 जी बेटा, -128 इज द आंसर। किलो जूल्स पर मोल उसने यूनिट लिखी हुई है साहब। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन मिक्सचर इज कलेक्टेड। देखिए 21 मार्क्स का क्वेश्चन। अब जरा आप स्टाइल देखें, उसके स्टाइल जरा आप चेक करें कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन IMF से रिलेटेड, केमिकल बॉन्डिंग से आ रहा है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो भी सॉल्व किया कहां से आ रहा है? एनर्जेटिक्स से आ रहा है।
ये ऊपर वाला क्वेश्चन कहां से आ रहा है? इक्विलिब्रियम से आ रहा है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन कहां से आ रहा है? रिएक्शन काइनेटिक्स से आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट था। और ऊपर आ जाएं, ये आपकी स्किल चेक कर रहा है, इसका कोई किसी टॉपिक से ताल्लुक नहीं है, सिर्फ बैलेंसिंग वगैरह देख रहा है कि आपको कितनी हाँ, ये आप ऑर्गेनिक से आ रहा है। ये बेटा आपके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन से दे रहा है। और ऊपर आ जाए, ये मोल से दे रहा है, मोल्स, ये कल जो कंटिन्यू किया हमने। और ये देखें ऑर्गेनिक, तो एक क्वेश्चन के अंदर ऑर्गेनिक भी है, इक्विलिब्रियम भी है, रेट ऑफ रिएक्शन भी है, एनर्जेटिक्स भी है, केमिकल बॉन्डिंग भी है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना इस टाइप के, ये काफी मुश्किल होते हैं। क्यों? ये जो जब टॉपिक्स को मर्ज करता है ना तो आप लोग गलती कर बैठते हैं। पहले उसका ये स्टाइल नहीं था, अब स्टाइल चेंज हो गया। आप पहले क्वेश्चन देखें ना जो 2016 से पहले हैं, उसमें एक क्वेश्चन अगर मोल का है तो वो सारा मोल का ही है, 12 नंबर का मोल आ रहा है। अब वो मोल वाला काम खत्म कर दिया, वो छोटा सा 3-4 नंबर का मोल देता है। बाकी क्यों नहीं देता? उसको पता प्रैक्टिकल में चेक हो जाएगी स्किल, प्रैक्टिकल में स्किल चेक कर लेगा ना, तो इसलिए अब थोड़ा सा उसने स्टाइल चेंज किया है। ठीक है, अब आगे आ जाए जी। बस 4 मार्क मैक्सिमम कम हो गया जी। बेटा क्या कह रहे हो? जो मोल की वेटेज है कम हो गई। बेटा मोल उसने बिल्कुल कम कर दिया है, मतलब थ्योरी से कम किया है, प्रैक्टिकल में बढ़ा दिया है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपकी जो स्किल है ना वो चेक तो होगी। आप ये नहीं कहोगे कि जी मैंने मोल नहीं करना, मोल आपने करना है, वरना थ्योरी में जो आपके एमसीक्यू है वहां भी 2 एमसीक्यू आते हैं, और प्रैक्टिकल में तो फुल फ्लेज आपका क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे देखें। द रिएक्शन मिक्सचर इज कूल्ड टू कलेक्ट प्रोपेनॉल एज अ लिक्विड। आइडेंटिफाई ऑल टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। पहले इसको देख लो कि इसमें अक्सर बच्चे कहते हैं जी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो इस उसमें मार खा जाते हैं, इसको बेटा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सही। CHO है ये। CHO का ये हरगिज मतलब नहीं है कि OH बॉन्ड है। H भाई कार्बन के साथ लगा हुआ है, O के साथ नहीं लगा हुआ। वो कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जिसमें OH आता है, OH NH HF। तो यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो पहली चीज, क्या इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो फोर्स होती है उसको क्या कहते हैं आप? इंस्टेंटेनियस, या लंडन फोर्सेस भी कह सकते हैं। इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल फोर्स। एक तो ये तमाम मॉलिक्यूल में फोर्स होगी। दूसरा ये बताओ, क्या ये पोलर है नॉन पोलर है भाई? पोलर। ये कार्बोनाइल के कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज नहीं नजर आ रहा क्या? ये पोलर है, तो इसमें दूसरी फोर्स होगी परमानेंट डायपोल फोर्स। परमानेंट, हाँ जी, फिर नॉन पोलर होता है। अच्छा जी, अब आगे आ जाएं। ये माशाल्लाह अच्छा खासा लेंथी पेपर है, जल्दी से इसको खत्म करते हैं वरना आज भी ये ना हो रह जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, मैं आपको जल्दी से ना ये सारे रिएक्शन पहले ऐसे ही बताता हूं क्या हो रहा है। रिएक्शन नंबर 1 को देखिएगा जी। मुझे बताएं हेलोजन एल्केन से एल्कीन कैसे बनता है? शाबाश। एलिमिनेशन, तो मैं आपको साथ साथ पहले बताता रहता हूं। एलिमिनेशन हो रहा है, और एलिमिनेशन पता क्या होती है? ये देखें, मैं साइड पे कर भी देता हूं। ये जी आपके पास CH3 CHBr और ये CH2 NCH3। बट एलिमिनेशन उस वक्त होती है जब आप अल्कोहलिक NaOH यूज करते हो। याद है अल्कोहलिक NaOH? जरा याद है? अल्कोहलिक NaOH फेवर्स दी एलिमिनेशन। और इसमें क्या होता था आपको मैं याद करवाऊं कि अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, और एलिमिनेट ये HBr होगा। अच्छा, इस साइड से भी हो सकता था, लेकिन उसने बेटा उ वाला बनाया, तो इसमें एलिमिनेशन हो रही है। ये क्या हो रहा है इसमें जी? एलिमिनेशन। ठीक है जी, तो आपके पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये बन रहा है जी, ये E है। फिर वो कह रहे हैं इसका एडिशनल पॉलीमर बनाओ भाई। क्या बनाओ? एडिशनल पॉलीमर। तो भाई बहुत आसान है, आपने इसका पॉलीमर बनाना है। जब भी पॉलीमर बनाना हो ना, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता, इसको बेटा जरा टारगेट करो। ये देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कितने ग्रुप लगे हुए हैं? 2। एक H लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है। दूसरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ भी 2 ग्रुप हैं, एक H लगा हुआ है, एक मिथाइल। बेटा सिर्फ लिखने का स्टाइल आप थोड़ा चेंज कर दो, बाकी है ये ब्यूटूइन। ये चेक करो, ये ब्यूटूइन तो है ना? तो पॉलीमर कैसे बनाना है? O लेवल नहीं बनाया था, सिर्फ डबल बॉन्ड खत्म कर दो भाई, सिर्फ डबल बॉन्ड खत्म कर दो। अगर एक रिपीटिंग यूनिट होगा तो बस एक दफा बनाओ, अगर 2 रिपीटिंग यूनिट हैं तो 4 कार्बन लगा देना। तो ये आपका पॉलीमर भी मैंने बना दिया, जो एडिशनल पॉलीमर यहां पर कह रहा है।
ये इसको इस तरह फ्लिप भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा नीचे क्या कह रहे हैं जी, जरा एफ पर आए। एफ, हाँ ये आप लोग बड़ा इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं जी। देखें आप कहेंगे सर ये हेलोजन एल्केन का AgNO3 के साथ तो हमने कोई रिएक्शन ही नहीं पढ़ा भाई। तो असल में रिएक्शन AgNO3 से नहीं हो रहा, AgNO3 उसने किस में डिसॉल्व किया हुआ है भाई, ये बताओ। वाटर में, और वाटर और एथेनॉल, वाटर और सिल्वर नाइट्रेट को एथेनॉल में किया। तो इसमें एक AgNO3 है, एक एथेनॉल है, और तीसरा कौन है? तो बेसिकली आपको पता है हेलोजन वाटर से रिएक्शन करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोजन की हेडिंग आपके नोट्स में होगी। तो अब ये होगा कि ये जो Br है ना, इस Br को OH रिप्लेस करेगा, एंड दिस OH इज कमिंग फ्रॉम वाटर, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो ये देखो ये OH आ गया, तो ये OH कहां से आया? वाटर से आया। तो आप कहेंगे भाई Ag का क्या काम है? वो सिर्फ इसलिए उसने डाला है कि जब यहां से Br निकलेगा ना बेटा, तो Ag उससे रिएक्शन करके कौन से प्रेसिपिटेट बना देगा? AgBr क्रीम प्रेसिपिटेट बनेंगे, क्रीम प्रेसिपिटेट। तो AgNO3 डालने की ये रीजन है। अच्छा अब ये भी हम आगे जाके देखेंगे जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कौन बच्चा इसका नाम बताएगा? एक्वस अल्कलाइन आयोडीन, आयोडोफॉर्म है बेटा, आयोडोफॉर्म। वैसे तो हम, आप ये कहोगे भाई हमने तो ये पढ़ा है कि आयोडोफॉर्म तो एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, ये तो अल्कोहल है। तो अल्कोहल्स भी आयोडोफॉर्म देते हैं, दो तरह के अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल में ओनली एथेनॉल, और सेकेंडरी अल्कोहल में वो अल्कोहल्स जिसमें OH सेकंड कार्बन पर होता है। तो बताओ इस F के अंदर क्या OH सेकंड कार्बन पर है या नहीं है? ये भी बेटा आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों ने बेटा आयोडोफॉर्म मेरे से पढ़ा है, तो मैंने एक निशानी बताई थी कि आप इस अल्कोहल से अगर रिएक्शन करोगे ना बहुत मुश्किल होगा। इस अल्कोहल को पहले ऑक्सीडाइज करो, तो क्या ये कीटोन बनेगा? बताओ जरा। इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो तो क्या कीटोन बनेगा? बिल्कुल। आप कहेंगे क्यों ऑक्सीडाइज करें भाई? इसलिए करें कि ये जो अल्कलाइन एक्वस आयोडीन होता है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ये पहले इसको ऑक्सीडाइज करेगा और कीटोन में भेजेगा। आप जरा सुने, अब जब भी ये आपके पास मिथाइल कीटोन आ जाए, या ऐसा कीटोन या ऐसा एल्डिहाइड जिसमें CH3CO ग्रुप लगा हो, तो वो आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। रिएक्शन ऐसे होगा कि ये जो मिथाइल है ना, ये तो चला जाएगा भाई CHI3 में, इसका आयोडोफॉर्म बनेगा येलो PPT, इसके बनते हैं ट्राई आयोडोमीथेन, इसके येलो PPT बनते हैं। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना बेटा, ये वाला, ये आपका सॉल्ट बनाएगा। ये क्या बनाएगा? सॉल्ट, CH3 CH2 COONA। तो इसका बेटा बनने जा रहा है सॉल्ट। तो वो येलो PPT और ऑर्गेनिक आइन, तो आइन पूछ रहा है, बस Na को हटा दो, ये नेगेटिव लगा दो। अब हम जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले ये भी कंप्लीट कर लें। डी से बेटा रिएक्शन 4 पर आ रहा है। KCN डाला है इन एथेनॉल, वाटर में क्यों नहीं डाला? अगर KCN को वाटर में डालता तो वाटर का OH Br को रिप्लेस कर देता। तो KCN को किसमें डिसॉल्व किया जी इसने इस दफा? एथेनॉल में। तो अब ये होगा कि इस Br को कौन रिप्लेस करेगा? CN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन रिप्लेस करेगा? CN। और याद रखो जब भी CN आता है ना, तो एक कार्बन बढ़ जाता है। अब देखो पहले कितने कार्बन थे? 1 2 3 4, अब कितने हैं? 1 2 3 4 5, और ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब बेटा यहां पर नाइट्राइल के बारे में मैं बच्चों को ये बताता हूं कि नाइट्राइल दो तरह के रिएक्शन देता है। कौन कौन से? अगर आप नाइट्राइल में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें, क्या करें? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन अगर आप नाइट्राइल की रिडक्शन करें, तो फिर एमाइन्स बनता है। ये देखो ना, इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, इस नाइट्रोजन के साथ भी, और एमाइन बनेगा। तो ये देखो ये एमाइन बन रहा है और रिडक्शन हो रही है रिएक्शन नंबर 5 में। तो जी स्टार्ट करते हैं। स्टेट द रिएजेंट एंड कंडीशन यूज्ड टू फॉर्म E इन रिएक्शन 1। रिएक्शन 1 में क्या हो रहा है बेटा, बोलिएगा जरा। ये इसकी बात हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है। और रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे? रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे भाई? अल्कोहलिक NaOH, हीट अंडर रिफ्लक्स। तो आप यहां लिख देंगे क्योंकि आपने कंडीशन भी बतानी है ना। रिएजेंट क्या होगा? NaOH इन अल्कोहल और हीट अंडर रिफ्लक्स। ड्रॉ वन रिपीटिंग यूनिट ऑफ एडिशनल पॉलीमर। बेटा ये मैंने अभी आपको बताया, दोबारा बता देता हूं। ये देखो ये आपका बन रहा था ना वहां पर, ब्यूटूइन। दिस इज ब्यूटूइन भाई,
ये ब्यूटूइन है, देखो ना यहां से कार्बन चेन स्टार्ट हो रही है, ये ब्यूटूइन है। इसका आपने पॉलीमर बनाना है तो बस इस तरह कर दो, ये जी, ठीक है। अच्छा, E also form when F is heated strongly in the presence of Al2O3 catalyst. Write an equation. E किधर है? E है हमारे पास, ये बिल्कुल ठीक है। डिहाइड्रेशन की बात कर रहा है भाई, और किससे बना रहा है? When F is heated, F क्या है? हाँ बेटा ये देखो जी, अब मैंने F से E बनाना है, मतलब ब्यूटेन 2 से ब्यूटूइन। आपको पहले मैं समझा देता हूं, ब्यूटेन 2 ये है जी। मैं ये बच्चों को इस तरह समझाता हूं कि पहले ये पूछता हूं उनसे कि ये बताओ जी कि अगर अल्कीन में वाटर ऐड करो क्या बनता है? अल्कीन में स्टीम ऐड करो क्या बनता है? अल्कोहल। अल्कीन में स्टीम ऐड करो क्या बनेगा? अल्कोहल। और अल्कोहल से स्टीम निकाल दो, वाटर निकाल दो, तो अल्कीन वापस बन जाएगा। तो ये अल्कोहल है भाई, और Al2O3 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये वाटर को रिमूव करेगा। जब भी Al2O3 देखो समझ जाओ वाटर रिमूव करना है, अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो ये निकाल दो, तो ये बन जाएगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 साथ में वाटर। ठीक है बेटा, तो ये आपने रिएक्शन लिखना है, राइट द इक्वेशन। तो आप इसको ऐसे लिख लो, CH3 CH OH CH2 CH3। तो बेटा इसकी आपने एलिमिनेशन करनी है, तो आपके पास बनेगा डिहाइड्रेशन करनी है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3 साथ में वाटर। आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख सकते हो, C4, और इस तरह करके। प्रेडिक्ट व्हाट इज ऑब्जर्व इन रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 में क्या ऑब्जर्व हो रहा है जी? रिएक्शन 2 इतना इसमें गंद हो गया, मैं इसको जरा सारे को साफ करता हूं बेटा, क्योंकि आपको ये रिएक्शन 2 में क्या हो रहा है भाई? प्रेडिक्ट व्हाट इज ऑब्जर्व इन रिएक्शन 2। बेटा सिल्वर नाइट्रेट था, मैंने कहा था कि Ag और Br आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, क्या बनेगा? क्रीम प्रेसिपिटेट, क्योंकि Br यहां से निकल रहा है ना, उसकी जगह OH आ गया, तो Br जो निकलेगा उसको Ag अपने साथ बॉन्ड बना देगा, तो क्रीम प्रेसिपिटेट आपके पास बनेंगे, क्रीम प्रेसिपिटेट। आइडेंटिफाई द येलो प्रेसिपिटेट एंड द ऑर्गेनिक आयन फॉर्म इन रिएक्शन 3। आपको बता दिया है कि येलो प्रेसिपिटेट CHI3 के बनेंगे, और जो आयन है वो CH3 CH2COO- इस सॉल्ट के बनेंगे, प्रोपानोएट। स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन रिएक्शन 4। तो रिएक्शन 4 में देखें जी क्या हो रहा है, टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है आपने। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है जी? Br की जगह CN आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि Br भी नेगेटिव CN भी नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, रिएक्शन 5 इज सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ LiAlH4 विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म अल्कोहल। सजेस्ट द रोल ऑफ LiAlH4 इन रिएक्शन 5। LiAlH4 का रोल क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये देखो ना, ये इसको रिड्यूस ही तो कर रहा है, क्या CN रिड्यूस नहीं हुआ? कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड था भाई, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड था, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो LiAlH4 का रोल यहां पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है। ये है जी आपका रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा बेटा, अब देखें कि फिगर 4.2 शो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ वन ऑफ द कंपाउंड DEFGH। अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूं कि सबसे पहला काम ये किया करें कि अगर 1640 से लेकर 1750 के दरमियान कोई पीक आ रही हो, ये याद कर लें, वरना दिया भी होगा, तो समझ जाना C डबल बॉन्ड O इज प्रेजेंट। क्या आ रही है बेटा? देखो जरा, नहीं आ रही ना, इसका मतलब है कार्बोनाइल एब्सेंट है। अच्छा, फिर आप ये देखो कि जो OH है ना, अल्कोहल की पीक आती है 3200 से 3600, ये भी याद कर लो, बस ये दो चीजें याद कर लो। ये अल्कोहलिक OH आती है, क्या वो भी आ रही है? नहीं आ रही, तो इसका मतलब है अल्कोहल और कार्बोनाइल, तो यहां से यहां पर दोनों एब्सेंट है। अब हम देखते हैं कि भाई एक पीक तो आपको यहां दिख रही है 3000 से, जो बिल्कुल थोड़ी सी पहले पीक आ रही होती है ना, वो कार्बन हाइड्रोजन की होती है। किसकी होती है? लेकिन कार्बन हाइड्रोजन तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, आप कि डाटा बुकलेट चेक कर सकते हैं। ये देखो जो 3000 से, लेकिन ये भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना भाई, आपने फंक्शनल ग्रुप बताना है।
तो इसको तो आप इग्नोर करें क्योंकि ये तो हर जगह आपको मिलेगी। इसको जरा देखते हैं, ये 2000, 2100, 2200, 2300 के दरमियान, 22, 23 के दरमियान एक पीक आ रही है जी, और एक 1500 से पहले भी आ रही है। तो ये पहले चेक कर लेते हैं, 22 और 23 के दरमियान नाइट्राइल देखते हैं जी। नाइट्राइल कोई है हमारे पास यहाँ पर, जरा चेक करें जी, नाइट्राइल कहीं है? कहां पे है, किस में? जी में। तो आप बताएंगे कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये जी का है। किसका है जी? ये जी का स्पेक्ट्रम है। तो आपने यहां बताना है कि यूज योर इंफॉर्मेशन। अच्छा उसने ये भी बताया, अच्छा सारे बताए हुए, ठीक है। तो ये कहेंगे जी का है, क्यों कि एब्जॉर्प्शन जो हो रही है, एब्जॉर्प्शन एट 2200 to 2250 पर सेंटीमीटर। हाँ बस उसकी जरूरत नहीं है, उससे इसके बगैर ही हो गया, लेकिन आप चेक कर सकते हो 1500 से पहले जो आ रही है ना, सी सिंगल बॉन्ड ओ की आ रही है एक, लेकिन वो ये तो बिल्कुल आ रही है 14 और 15 के दरमियान ना। देखो 1450, 1400 और 1500 के दरमियान कोई आ रही है रेंज? अगर नहीं आ रही तो उसको इग्नोर करो फिर, बस ठीक है, उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। उसी बेस पर आपने बता दिया ना, एक ही बेस पर। इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ डी, अब जिन बच्चों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को ये नहीं पढ़ाया हुआ अभी तक, जिनने मेरे से पूरा कोर्स पढ़ा है उनने ये नहीं पढ़ा हुआ, और इस वीकेंड पर ये इंशाल्लाह होगा पढ़ेंगे। आप लोग बताएं, ये जो पास पेपर की क्लासेस ले रहे हैं मेरे से, आप लोगों ने मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ लिया या नहीं पढ़ा? पढ़ लिया सर, पढ़ लिया सर। पढ़ लिया, चलिए फिर आपको आंसर देना चाहिए। ये बताओ, ये M+2 पीक किसकी आती है? ये दो एलिमेंट्स हैं, उनकी आ सकती है। देखो आपके पास दो ऐसे आइसोटोप है, क्लोरीन का, जिनके मास में 2 का फर्क है। क्लोरीन कितना होता है? 35 होता है ना, और एक कितना होता है? 37 होता है ना। इनके मास में कितना फर्क है? 2 का फर्क आ रहा है ना। अच्छा, दूसरा ब्रोमीन है। ब्रोमीन के भी जो 2 आइसोटोप है ना, उनके भी आइसोटोप में 2 का फर्क है। एक का बेटा मास क्या होता है? 79, और एक का क्या होता है बोलिएगा? 81। तो इनके भी मैसेज में कितने का फर्क आ रहा है? 2 का। तो जब भी M2+ पीक आए, M+2 पीक, तो समझ जाएं कि ये या तो क्लोरीन है इसमें या ब्रोमीन। अब वो आपको अबंडेंस देखनी है। आपको पता है कि ये जो क्लोरीन है, इसकी अबंडेंस, इसकी रेशियो क्या होती है? इसकी रेशियो होती है 3:1। मतलब अगर आपके पास 100 क्लोरीन के एटम्स है ना, तो उसमें 75 कौन से होंगे? 35, और 25 कौन से होंगे? 37 वाले। ये बात फिर सुने, क्लोरीन के अगर आप 100 एटम्स लें, तो उसमें 35 वाले जो एटम्स हैं वो कितने होंगे? 75, और 37 वाले जो एटम है वो कितने होंगे? 25। और अगर आप ब्रोमीन लेना, इसमें दोनों की अबंडेंस 50-50% होती है। तो आपने ये देखना होगा, अभी जो स्पेक्ट्रम आपको दिखाएगा, कि अगर दोनों की पीक्स बराबर आ रही है तो वो ब्रोमीन है। तो देखते नहीं ये क्या कह रहा है, इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ डी, उसने स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। अच्छा, डी दिया हुआ है ना उसने, डी का कहा हुआ है। डी क्या है जी? हाँ ये देखे ना, डी में दिया हुआ है ब्रोमीन है। डी में क्या आ रहा है? तो अब आपको पता चल गया कि ये क्लोरीन तो नहीं है, क्योंकि उसने खुद लिखा हुआ है ब्रोमीन है। और मुझे इसका पता कैसे चला? क्योंकि उसने स्पेक्ट्रम नहीं दिया। अगर वो स्पेक्ट्रम देता ना, तो ये 2 पीक्स आ रही थी ना, एक 79 वाली और एक 81 वाली, दोनों की हाइट बराबर होनी थी, क्योंकि दोनों की अबंडेंस सेम है। तो अब बेटा आपने ये बताना है, ये मैंने कराना है बेटा अभी। हाँ, in the mass spectrum of D, the relative abundance of the molecular peak ion is 3.4. Predict the relative abundance of M+2 peak for the D. अब देखो, एक पीक आ रही है, उसकी जो relative abundance है ना एक पीक की, वो कितनी आ रही है? 3.4 आ रही है। तो कह रहा है कि प्रिडिक्ट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अनदर पीक, जो M+2 पीक आएगी उसकी अबंडेंस बताएं। देखिए इसमें इस तरह होता है, आप लोगों ने टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन जिनने पढ़ा उनको समझ आएगी। एक M+ पीक है और एक M+2 पीक है। M+ पीक का मतलब है कि ये जो ब्रोमीन है ना, ये ब्रोमीन है 79 वाला, और M+2 पीक का मतलब है कि ये जो ब्रोमीन है ये 81 वाला है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 ज्यादा है, 2 इसका नंबर ज्यादा हो रहा है। तो वो कह रहा है कि जो M पीक है ना, M+, इसकी जो अबंडेंस है
वो है आपके पास 3.4। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक इज 3.4। आप ये बताओ कि M+2 की जो पीक होगी उसकी रिलेटिव अबंडेंस की हाइट कितनी होगी। मैंने आपसे क्या कहा है कि दोनों की अबंडेंस इक्वल होती है 50-50%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रोमीन M+2 पीक जनरेट करेगा, कौन करेगा? 81 वाला, उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो भी 3.4 होगी। क्यों होगी जी 3.4? अब आपने इसका आंसर देना है कि 3.4 इसलिए होगी कि ये जो दोनों ब्रोमीन्स है ना, ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81, इसकी जो अबंडेंस है वो तकरीबन 50-50% आ रही है, 1:1 है। तो जितनी हाइट, जितनी अबंडेंस 79 की होगी उतनी ही 80 की भी होगी। अच्छा बेटा, मैं आपको ना एक तो जो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री है वो मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा वीकेंड पर, आप लोगों को भी लिंक शेयर करूंगा, वो भी आप लोग एक दफा दोबारा सुन लें। और दूसरा वीकेंड पर मैं कुछ 2 पेपर्स आप लोगों को सेंड करूंगा, एक एमसीक्यू का और एक जो है ईयरली पेपर का। और मंडे वाली क्लास में मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा जो आप लोगों को मुश्किल लग रहे होंगे, सारा नहीं करूंगा, ठीक है? तो अब कम से कम एक कंप्लीट पेपर तो आप लोगों ने करना है वीकेंड पर, एक एमसीक्यू और एक ईयरली पेपर, ठीक है जी? आज के लिए इतना काफी है बेटा, अल्लाह हाफिज।